नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली में आज एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर रही है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी सिंह के खिलाफ मामला दायर कर लिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान आतिशी सिंह कालकाजी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी। वहाँ से वो पहले भी विधायक रहीं। उस दौरान पीडब्ल्यूडी की गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर उनके कार्यालय तक पहुंचाने का एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीजेपी नेता के.एस. दुग्गल ने इस वीडियो के बाद इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई थी। ये एफआईआर साउथ दिल्ली के थाना गोविंदपुरी में दर्ज की गई थी। इसके बाद एक और मामला सामने आया था, जहाँ पर विधायक और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के पीए के पास से 5 लाख रुपए नकद पकड़े गए थे। हालांकि उस वक्त ये मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया था। आरोप ये लगे थे कि नोट देकर वोट की सियासत आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है। ऐसे में लगातार ये मामला बहुत ज़्यादा गर्माया था। अब इस मामले को लेकर के बीजेपी नेता के.एस. दुग्गल ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। के.एस. दुग्गल ने जो याचिका दायर की है, उसमें उन्होंने आतिशी सिंह के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि जिस सीट पर वो विधायक बनी है, वहाँ पर उन्होंने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया और साथ ही कैश बांटकर नोट वसूले हैं। ऐसे में उनकी विधायिका समाप्त होनी चाहिए। ये पूरा मामला आज कोर्ट में जज ज्योति सिंह के सामने रखा गया, जहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने कई विभागों को अलग अलग नोटिस जारी कर सभी से सबूत जुटाने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 30 अप्रैल को है। बीजेपी इस मामले को लेकर के अब आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि अगर गलत किया है तो उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। अभी मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी ने अभी से अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जानकारी दे दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में दिन के समय इतनी तेज धूप पड़ रही है कि लोगों के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि लोगों को दिन के समय एयर कंडीशन का सहारा लेना पड़ रहा है आपको अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि अगर हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अपडेट की बात करें, तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, उसके अनुसार आज राजधानी दिल्ली के अगर हम तापमान की बात करें तो वो अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आज का जो तापमान है दिल्ली के कई स्टेशन पर तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस टच कर सकता है। यानी 40 डिग्री का टॉर्चर मार्च के महीने में ही लोगों को सहन करना पड़ रहा है। इतनी तेज गर्मी जो है कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में देखने को मिल रही है, महसूस करने को मिल रही है। और जहां पर अभी हम मौजूद हैं, वहां का तापमान देखिए। मैं एक बार आपको कहूंगा कि कैमरामैन जो है वो दिखाने की कोशिश करे। देखिए 38 डिग्री जो तापमान है वो अभी कहीं ना कहीं जो है वो महसूस हो रहा है। और तेज धूप की जो किरणें हैं वो सीधा लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं, मेरे ऊपर भी पड़ रही है, आप देख रहे होंगे। और एक बारी कैमरामैन से कहूंगा पीछे जरा सहयोगी से एक बारी दिखाएं ऊपर, देखिए कितनी तेज धूप की किरण है वो निकल रही है। और यही कारण है कि लोगों को मार्च के महीने में ही जून जुलाई जैसी गर्मी का जो महसूस है वो होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम बात करें आगे आने वाले दिनों में तापमान कैसा रहेगा, तो पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज आज से ही बदल जाएगा। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार अगले 24 घंटे के अंदर जो है राजधानी दिल्ली के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड में भी जो है वो मौसम का मिजाज बदलेगा। दिल्ली में तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग में जो तापमान है मिनिमम वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कम रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अधिकतम तापमान गुलमर्ग में तकरीबन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि यूपी की बात करें तो यूपी में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 72 घंटे में तेज हवाएं चलने का दौर शुरू होगा और वहां पर भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन ये जो सिलसिला है ये सिर्फ 31 मार्च तक जारी रहेगा और 31 मार्च के बाद एक बार फिर से उत्तर भारत के कई इलाकों में तेजी से गर्मी अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। महादेव गेम्स
सट्टा मामले पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे देश भर के लगभग 60 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। खास करके छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर एक साथ जो है सीबीआई ने दबिश दी। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल भी शामिल है। इसके साथ ही उनसे इस मामले पर जुड़े कई आईपीएस अधिकारी और नेताओं के साथ भी ईडी ने एक साथ रेड की। आपको बता दें कि तड़के सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई भिलाई निवास और रायपुर निवास में पहुंची, जहां पर महादेव एप सट्टा मामले पर अभी तक कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही उनसे जो जुड़े अधिकारी थे उनके यहाँ भी लगातार कार्रवाई जारी है और अधिकारियों के घर को सील भी कर दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगभग करोड़ों रुपए के महादेव एप सट्टा का एक बड़ा घोटाला यहां पर हुआ था, जिसमें उस समय छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुआ करते थे और उस समय उन पर लगभग करोड़ों रुपया लेने का आरोप भी लगा था। उसी मामले को लेकर के सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए लगभग ऐसा पहली बार हो रहा है कि 60 ठिकानों पर देश भर के एक साथ दबिश दी है और इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। वही इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से लेकर के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित तमाम बड़े नेताओं लगातार इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करते रहे और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे। विपक्ष का आरोप है कि तानाशाही रवैये के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले ही ईडी पर भी कार्रवाई भूपेश बघेल पर हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के लगभग 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हुई है और लगभग 400 करोड़ से ज्यादा रुपए की यहाँ पर सीज भी संपत्ति को किया गया है और इस मामले पर लगातार सीबीआई की कार्रवाई जारी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई के बीच सीबीआई के हाथ क्या लगती है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस मामले को लेकर के जांच जारी है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। पंजाब सरकार ने साल 2025-26 का बजट आज विधानसभा के अंदर पेश कर दिया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस बजट को पेश करते हुए कहा कि ये पंजाब की विकास को पंख देने वाला बजट है और इससे पंजाब के हर एक सेक्टर को खुशहाली की तरफ मोड़ा जा सकेगा। आज बजट के अंदर पंजाब सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए पंजाब के लाखों परिवारों को एक बड़ा तोहफा दे दिया। सरकार ने ऐलान किया कि अब पंजाब के अंदर 10 लाख तक का कैशलेस इलाज वो पूरी तरीके से मुफ्त होगा और सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी इस इलाज की सुविधा ली जा सकेगी। आपको बता दें कि इससे पहले आमतौर पर इलाज के लिए मरीजों को दर दर भटकना पड़ता था। आयुष्मान योजना के तहत कई बीमा कवर नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि 10 लाख तक का हर तरह का इलाज पूरी तरीके से मुफ्त होगा और ये कैशलेस इलाज सरकारी हॉस्पिटल के अलावा पंजाब के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए लागू होगा और इसके लिए सरकार ने करीब 778 करोड़ रुपए का फंड वो भी सुरक्षित रख दिया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने आज बॉर्डर पर नशा रोकने के लिए होमगार्ड की भर्ती करने का ऐलान भी कर दिया और इस पर करीब 150 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा और आने वाले दिनों में पंजाब 5000 से ज़्यादा होमगार्ड की भर्ती करेगा, जो बॉर्डर के ऊपर नशा रोकने के लिए पूरी तरीके से तैनात रहेंगे। इसके अलावा सरकार ने खेतीबाड़ी सेक्टर को दी जाने वाली बिजली और घरेलू क्षेत्र में मिलने वाली 300 यूनिट हर महीने प्रति जो घर है बिजली, उसको मुफ्त जारी रखने का ऐलान किया है और उसके लिए भी आज करीब 1600 करोड़ से ज़्यादा का जो सब्सिडी है वो भी सरकार ने आज रिलीज करने का प्रावधान बजट के अंदर शामिल कर दिया है। तो कुल मिलाकर सरकार का दावा है ये बजट पूरी तरीके से पंजाब की दिशा को बदलेगा और सेहत के साथ साथ स्वास्थ्य और नशों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार इस बजट के जरिए सरकार ने करने का प्रयास किया है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24 न्यूज, चंडीगढ़।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध नैनीताल ज़िले से है, जहाँ की नैनी झील जो पूरे देश विदेश में फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी जल राशि के लिए। उसका जल स्तर बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है। पिछले वर्ष जहाँ उसका जल स्तर 4.4 था, वही इस बार मार्च में 4.2 है, यानी 2 इंच उसका जल स्तर घट गया है। देश में अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध इस झील का जल स्तर गिरने से न केवल पर्यटकों में चिंता की बात है, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। इसका बदलाव इस बार मार्च के पहले जो बरसात होती है उस बरसात का न होना बताया गया है। उसकी वजह से झील रिचार्ज नहीं हो सकी और उसका जल स्तर 2 इंच नीचे चला गया है। आपको बता दें कि इस झील में जो पर्यटक आते हैं वो इसके किनारे घूमते भी हैं, इसमें नौकायन भी करते हैं। और इसके साथ साथ ये झील नैनीताल जिला मुख्यालय के शहर के सभी लोगों के लिए पेयजल का भी सबसे बड़ा सोर्स है। नैनी झील के गिरते जलस्तर को देखते हुए और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना को देखते हुए जल संस्थान ने वहाँ पे पानी आपूर्ति में कटौती भी शुरू कर दी है। जहाँ पे 22 MLD की ज़रूरत है पूरे शहर को पानी आपूर्ति की, लेकिन अभी विभाग 10 MLD ही वो आपूर्ति कर रहा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि नैनी झील के कम होते जल स्तर का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण को हो रहा नुकसान है, मानसून में बदलाव है और जिस तरह से पानी की डिमांड बढ़ रही है वह भी एक बड़ा कारण है कि सूखते हुए जल स्तर को देखते हुए सरकार को चिंता में डाल दिया है। सरकार का पूरा प्रयास है कि नैनी झील के जल स्तर को बढ़ाया जाए और स्थानीय लोगों को न केवल जलापूर्ति में कोई दिक्कत न आए इसका ध्यान रखा जाए, बल्कि पर्यटकों को भी नैनी झील के सौंदर्य और उसके अंदर नौकायन जैसे खेल का लाभ मिल सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि विश्व प्रसिद्ध इस झील के जल स्तर और जीवन को किस तरह से सरकार और वहाँ के नागरिक बचाते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज की राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय देखिएगा कि जल्दी ही शुरू होने वाली है। यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी होगी। यानी कि मात्र 1 महीना बचा है चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए। लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएँ हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धाम भी शासन प्रशासन को और अधिकारियों को कहीं ना कहीं निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं देखिएगा अब जो चारधाम यात्रा है वो सुव्यवस्थित तरीके से चले, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से जो तैयारियां हैं उसको भांपने का काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए कहने के अधिकारियों से फीडबैक लिया है कि चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। यानी कि कहा जाए कि स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं देखिएगा कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो चेक पोस्ट हैं चारधाम यात्रा के दौरान वहाँ पर ASP की तैनाती की जाएगी। यानी कि ASP वहाँ पर मौजूद रहेंगे जो कि पूरी चारधाम यात्रा की व्यवस्था को देखते हुए नजर आएंगे, ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जाए, ताकि आने वाली जो चारधाम यात्रा होंगी वो और भी सुगम और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक होंगी। क्योंकि अभी देखा जाए कि पिछली यदि चारधाम यात्रा की हम बात करें तो 50 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में आए थे। और इस बार भी कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में 1 लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। क्योंकि अभी तक देखिएगा कि रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन 5 दिन से लगातार चल रहे हैं। और अभी तक देखा जाए तो 8 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन वो हो चुका है। और अभी माना जा रहा है कि जब तक चारधाम यात्रा चलेगी तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 60 लाख का भी पार कर सकता है।
लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करना कहीं ना कहीं सरकार की एक जिम्मेदारी भी है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए वो संकल्पबद्ध हैं और किसी भी तरह की व्यवस्था श्रद्धालुओं को यहाँ पर नहीं मिलेगी और किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। आज सिटी रिपोर्टर में एक अहम खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये कहा कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए सुरक्षित अगर इस देश में कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। उस पर बड़ी राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान असुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में है, जिसको लेकर बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायकगण, सांसद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी यही रिपीट किया कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने जो बात कही है कि मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित अगर कोई प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, वो बेहतर और अच्छी बात कही है, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षा कहीं पर नज़र आ रही है तो उत्तर प्रदेश। अब देखने वाली बात है कि मुसलमानों के बीच की फंसी हुई राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसका कितना असर होता है। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए मोदी किट जो है ईद में बांटी जा रही है, अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये ऐलान हुआ है, मोदी किट दी जाएगी जिसमें कुछ राशन की सामग्री होगी और ज़रूरत की चीज़ें होंगी जो आजीविका में शामिल होती रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को रिझाने का काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और मुसलमान एक वोट बैंक उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो एकत्रित होकर वोट देता है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ परसेंटेज काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ज़रूर करेगी, ताकि जो है आने वाले आगामी विधानसभा जो 2027 का, उसमें अगर मुसलमानों का कोई वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा तो बहुत सी ऐसी आबादी वाली सीटें हैं विधानसभा की जहाँ पे मुसलमान अत्यधिक आबादी में रहता है और वहाँ पे निर्णायक भूमिका में है। तो अगर वोट परसेंटेज कटता है तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कैमरा किशन के साथ रजाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा में लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन लोगों के लिए पुलिस पाठशाला लेकर आया है और ऐसे में सड़क के जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन की द्वारा स्क्रीनिंग लगाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी और सड़कों पर किस तरह से वाहनों को चलाया जाए इसके लिए जागरूकता अभियान पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से एक ट्रैफिक ताऊ और ट्रैफिक SHO के साथ पुलिस विभाग पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर लोगों को जो है सही नियम से सड़कों पर चलने की जानकारी देने, हेलमेट लगाने और गलत तरह से गाड़ी न चलाने के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के BK चौक पर एक पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को ट्रैफिक की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर आप गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं तो फिर आपको चालान भुगतना होगा या फिर आप उस हादसे में शिकार भी हो सकते हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि 3 महीने के अंदर अगर आपके चालान को भुगता गया है तो नहीं तो फिर पुलिस प्रशासन आपकी गाड़ी को जब्त कर लेगा, तो फिर पर कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को शपथ दिलाई गई कि सही से गाड़ियां चलाएं। तो वहीं नशे के विरुद्ध भी अभियान छेड़ने का काम पुलिस प्रशासन और सरकार कर रही है। इस दौरान लोगों से नशा मुक्त हरियाणा की अपील करते हुए भी शपथ दिलाने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया। तो वहीं लोगों से यह भी अपील की कि आस यदि नशा करता हुआ कोई देख जाता है या कोई बेचता हुआ नज़र आता है तो उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दें, ताकि उसको पुलिस रोक सके और लोगों को अवेयर कर सके। हालांकि अब पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चालान भी किए जा रहे हैं। तो वहीं आज जो है गलत ड्राइव चलाते हुए एक बाइक सवार का 37,000 रुपये का भी पुलिस प्रशासन ने चालान किया। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में ऑटो रिक्शा से एक महिला की अगवा करके और हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने लगातार कहीं ना कहीं सघन अभियान चलाया है, जिससे जो ऑटो और टेम्पो और ई-रिक्शा हैं उनकी डिटेल मांगी जा रही है। जिन ऑटो रिक्शा की डिटेल पुलिस विभाग में नहीं होगी
ऐसे रिक्शा और ऑटो संचालकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आई है। लगातार लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस अपील कर रही है कि जो भी रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं या जो भी वाहन चलाने वाले लोग हैं रोड पे, वो अपनी डिटेल कहीं ना कहीं पुलिस के ऑफिस में ज़रूर दें। लगातार पुलिस के तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है और जो अवैध रिक्शा हैं या जिनकी डिटेल नहीं है उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जा रहा है, उनको प्रतिबंध भी किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से लखनऊ के राजधानी में कृष्णानगर आलमबाग से एक महिला को अगवा करके ऑटो रिक्शा से उसकी हत्या की गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराज़गी जताई थी और उसी नाराज़गी के बाद से कहीं ना कहीं जो लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस है वो पूरी तरह से सतर्क है और लगातार जो रूटों पे चलने वाले ऑटो ई रिक्शा हैं उनके बारे में डिटेल जुटाई जा रही है। जो भी ऑटो रिक्शा की डिटेल पूरी तरह से नहीं होगी पुलिस या प्रशासन के पास, तो ऐसे ऑटो रिक्शा पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में लगातार प्रतिबंध किए जाने की बात कही गई है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत नगर पालिका परिसर में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही है। बताया जा रहा है कुछ सभासद और चेयरपर्सन के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। सभासदों के सवालों से भड़की पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने कर्मचारियों से 13 साल पुराना रिकॉर्ड निकालने को भी कह डाला। सभासदों ने गर्मी के मौसम में शहर की पेयजल और बदहाल बिजली व्यवस्था की समस्या का मुद्दा भी उठाया था। इसके साथ ही जब कर्मचारियों के EPF भुगतान का मुद्दा उठा तो पालिका अध्यक्ष भड़क गई और इस मुद्दे पर बहसबाजी शुरू हो गई। इस दौरान सभासदों ने पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल पर आरोप लगाया है कि पालिका अध्यक्ष सभासदों के उठाई गई समस्याओं से नाराज हो गई हैं और सभासदों के जोर से बोलने पर उनका कार्य न करने और उस सभासद को मीटिंग से बाहर निकाल देने की बात कह रही हैं, जिसको लेकर सभासदों में नाराजगी भी देखी गई है। इसके अलावा सभासदों ने वार्ड में हो रही सफाई कर्मी की कमी का भी मुद्दा उठाया है और नाला निर्माण में खामियां की शिकायत भी की गई है, जिस पर ईओ प्रभारी बनाए गए SDM आशुतोष गुप्ता ने जल्द ही निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि हंगामे के बीच संपन्न हुई बैठक में बोर्ड की मंजूरी के बाद शहर में वेडिंग जोन बनाने के प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज़ पीलीभीत। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राजधानी पटना के गर्दनी भाग धरना स्थल पे आज ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के द्वारा जोरदार तरह से धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इन लोग ने अपनी मांगों को लेकर करीब हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मुस्लिम संगठन एवं मुस्लिम भाइयों पूरे बिहार से एकत्रित होकर यहाँ एवं धरना एवं प्रदर्शन जारी किया। इन लोगों की मांगे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो संशोधन बिल लाया जा रहा है उससे तुरंत रोका जाए, नहीं तो अगर केंद्र सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो पूरे देश में इसको लेकर धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। इस संशोधन बिल के खिलाफ आज पूरे विभिन्न दलों के राजनीतिक दलों ने भी उनको समर्थन करते हुए आज इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समर्थन दिखलाते हुए यहाँ धरना प्रदर्शन में मौजूद हुए एवं बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपना समर्थन यहाँ पे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के बिल को कानून में संशोधन करना चाह रही है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा दिखला रही है और किस प्रकार से यहाँ संशोधन बिल पारित किया जा रहा है ये मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। इसलिए कि कुछ संगठनों का कहना है कि जो भी हमारे ज़मीन है, बाप दादाओं का ज़मीन है, उसे केंद्र सरकार हड़पना चाहती है, जो कि ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो भी ज़मीन है हम लोगों की पूर्वजों का ज़मीन है, बाप दादाओं का ज़मीन है, इसमें कि सरकार इस पर अपना हस्तक्षेप न करे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ ही साथ बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी
अब नाराज़गी दिखाते हुए कहा कि भाजपा जो ये कर रही है वो गलत है। अब देखना होगा कि यहाँ मुस्लिम संगठनों का जो मांगे हैं केंद्र सरकार मानती है या नहीं मानती है। कुछ संगठनों का ये भी कहना था कि मुझे मोदी सरकार से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार 20 वर्षों से राज करते हैं और हम लोग उनको वोट देते हुए आ रहे हैं, अगर वो इस बार हमारा हेल्प नहीं करते हैं तो इस बार बिहार के मुस्लिम भाई नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। खबर यह है कि कर्नाटक में नाटक, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों जमातों का एक कर्नाटक में नाटक चल रहा है। आखिरकार ये नाटक कब खत्म होगा? क्योंकि कर्नाटक में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिन ब दिन एक के बाद एक कुछ इश्यूज को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? क्योंकि कांग्रेस सरकार एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है कर्नाटक में, लेकिन यहाँ पर दिन ब दिन एक नाटक देखने को मिल रहा है। कभी मुडा हगरण या वक्फ बोर्ड हगरण या 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर अब डिप्टी CM शिवकुमार पर इल्जाम है कि संविधान बदलने को कहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। DK शिवकुमार ने कल प्रेस वार्ता करते हुए यह कहा कि अगर मैं संविधान बदलने की बात करता हूं तो सियासत से ही मैं इस्तीफा ले लेता हूं, यानी कि सियासत से ही सियासत को मैं छोड़ देता हूं। लेकिन बीजेपी इन पर इल्जाम लगा रही है कि DK शिवकुमार डिप्टी CM कर्नाटक के ने कहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर अगर चाहे तो संविधान भी बदलने की बात कही है, लेकिन ये बेबुनियाद बात है। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक में नाटक कब तक चलेगा। जो मिडिल क्लास के लोग हैं कर्नाटक में, छोटे कारोबारी लोग हैं, ये लोग बहुत परेशान हैं। मजदूर भी यहाँ पर परेशान नहीं है और हाई लेवल का इंसान भी कर्नाटक में परेशान नहीं है। मिडिल क्लास के लोगों को बहुत सारे उलझनों में ये दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष मुब्तला कर दिया है। सदन के दौरान कर्नाटक के सदन के जो स्पीकर UT खादर ने सभी विधायक हो या मंत्री हो, सभी लोगों को कहा कि जिस टाइम सदन चल रहा था सभी विधायकों मंत्री उन्होंने डेवलपमेंट की बात कही, लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही UT खादर ने कि हर विधायक डेवलपमेंट की बात की है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं, लेकिन डेवलपमेंट हमारे राज्य में तब होगा कि हर गांव में, हर क्षेत्र में जो विधायक है अपने क्षेत्र में सभी मजहब के लोग, हर कम्युनिटी के लोगों के लड़के, यानी कि आज की नौजवान पीढ़ी सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी समाज का हो, ये लोग सभी एक साथ नजर आएंगे, तब गांव से लेकर शहर तक डेवलपमेंट होगा। एक बहुत अच्छा संदेश दिया है UT खादर ने। लेकिन ये जो पक्ष के विधायक हो या सत्ता पक्ष के विधायक हो, लेकिन ये लोग ये बात को समझने को तैयार नहीं है। दिन ब दिन एक कर्नाटक में नाटक चल रहा है। आखिरकार ये नाटक कब तक चलेगा? अब ये देखना होगा कि डेवलपमेंट की बात UT खादर ने कही है, क्योंकि जिस वक्त हर एक विधायक अपने क्षेत्र में जाकर, हर गांव जाकर क्या मसाइल है, अवामी मसाइल क्या है, गरीबों के मसाइल क्या है, गांव के मसाइल क्या है, पंचायत के मसाइल क्या है, स्कूल्स के मसाइल क्या है, ये सभी को और हर मजहब के जो नौजवान पीढ़ी को एक साथ बैठे हुए नजर आए तो यहाँ पर कर्नाटक बहुत डेवलप होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, JK 24/7 न्यूज़, बेंगलोर सिटी रिपोर्टर। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सागा को दिए गए बयान को लेकर देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही आज उत्तर प्रदेश के आगरा में देखने को मिला है, जहां पर जो राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनके आवास पर करणी सेना के हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वहां पर पहुंचे और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ वहां पर नारेबाजी की और तोड़फोड़
तोड़फोड़ भी की है। हालांकि इस नारेबाजी के दौरान वहां पर पुलिस सेविकर्णी सेना के जो पदाधिकारी के उनकी भर्ती हुई है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान जो कई पुलिसकर्मी हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि देश भर में कई राज्यों में और कई प्रदेशों में लगातार जो सपा के राज्यसभा सांसद हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही साथ प्रदर्शन के साथ साथ ही जो लोग हैं वो ज्ञापन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगरा में जिस तरीके से आज हुआ है तो बड़े तौर पे बवाल देखने को मिला है। इस पूरे बवाल में जो कई पुलिसकर्मी हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आगरा से JK24 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। राज्य मंत्री दानिश आज़ाद आज सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल के कामकाजों का बखान करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि कुछ चंद लोग हैं जो वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हैं और पूरे वक्फ बोर्ड को ख़राब कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड का एक्ट जो है उसे आ जाना चाहिए, उसे लाना भी चाहिए और मुस्लिम समाज को उसकी पैरवी करनी चाहिए। वो इसलिए चूँकि चंद लोगों की वजह से ही इस एक्ट को नहीं लाया जा पा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमानों के प्रति बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार में मुसलमानों को दी गई हैं। मुसलमानों के प्रति उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने जो मुसलमानों की हितैषी है। दानिश आज़ाद पहुँचे थे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ चंद लोग ही थे जो कि विरोध करते रहे हमेशा मुसलमानों के पक्ष का, मुसलमानों की एकता का। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष एक ऐसा पक्ष है जो बेहद सुदृढ़ और आपसी भाईचारे का प्रेम चाहता है, लेकिन विपक्षियों ने इसका माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का एक्ट जो है उसे आ जाना चाहिए। उसे लाने से मुस्लिमों को कहीं ना कहीं जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसकी वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगी, जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसकी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को चंद मुसलमान ही जिनका नाम ख़राब कर रहे हैं, वो कुछ चंद लोग हैं जो पूरी कौम का नाम ख़राब करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने जो काम मुसलमानों के लिए किए हैं वो किसी अन्य सरकार ने नहीं किए। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, मुसलमानों के लिए विशेषकर काम करने पड़ते हैं जो कि इस सरकार में काम देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। 8 साल पूरे होने पर लगातार कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों, अपनी सरकार का बखान करने के लिए अलग अलग ज़िलों में पहुंच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ऐसे में ही सुल्तानपुर पहुंचे थे राज्य मंत्री दानिश आज़ाद। दानिश आज़ाद ने मुसलमानों को अपना हितैषी बताते हुए कहा कि मुसलमान एक ऐसा है जो हमेशा भाईचारे और सौहार्द को लेकर चला है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए समस्त काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाले समय में मुसलमानों के लिए एक और अन्य बड़ी योजनाएं लाने जा रहे हैं। ईद को देखते हुए भी उन्होंने कहा कि ये आपसी भाईचारे का त्यौहार है, इसे आपसी सौहार्द से मनाया जाना चाहिए। किसी भी तरीके के उत्पाती और जमाती लोगों के साथ किसी भी तरह के उपद्रव पर रोक लगनी चाहिए। मुसलमानों के पक्ष में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही मुसलमानों के पक्ष में रही है, मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, बशर्ते कुछ मुसलमान उसे गलत रूप देने का काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24 न्यूज़, लखनऊ।